हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आईडी इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट बिजनेस रिसर्च मेथडोलॉजी का यूनिट नंबर 3। करते हैं आज की वीडियो के स्टार्ट बिना किसी देरी के। और जिसको भी नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम पर जाकर परचेज़ कर सकते हैं फॉर द ₹150 ओनली। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। आज करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। 20 मार्क्स का जो है ये यूनिट होने वाला है आपका। इसके अंदर मोस्टली थ्योरी ही है। आई थिंक 1 या 2 न्यूमेरिकल वाला पार्ट है इसके अंदर, वो भी देख लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, बट करते हैं आज इसकी थ्योरी को स्टार्ट। ज़्यादा मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल पार्ट है नहीं, जो आपका 4th यूनिट है उसके अंदर है मोस्टली जितना भी न्यूमेरिकल पार्ट है। तो देखते हैं मीनिंग ऑफ मेजरमेंट इन रिसर्च। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है रिसर्च के अंदर। तो मेजरमेंट का मतलब होता है, ये एक पूरा प्रोसेस होता है। मेजरमेंट जो होता है किस चीज़ का, हम जितने भी हमारे इवेंट्स, पीपल्स या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको नंबर असाइन कर देते हैं, यानी उनको नंबर की फॉर्म में कर देते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट, इवेंट या फिर लोग हैं उनको रूल्स के हिसाब से क्या कर देते हैं, नंबर असाइन कर देते हैं, ताकि उनको हम इजीली कंपेयर कर पाएँ। जब चीज़ें नंबर की फॉर्म में होती हैं तो उन चीज़ों को कंपेयर करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो सिंपल वर्ड के अंदर अगर हम समझें तो ये हमारे आइडियाज़, ओपिनियंस को नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देती है, जिससे उस चीज़ को समझने में और अंडरस्टूड करने के अंदर आसानी होती है। जैसे कि हमने अपने कस्टमर से पूछा कि आप हमारी सर्विसेज से कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हो, तो आप 1 से 5 तक के स्केल पर रेटिंग दे दो। तो 1 से लेकर 5 तक की वो अपनी रेटिंग दे देंगे। तो मतलब हमने उनके सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा मेजरमेंट। अब आता है स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब होता है कि एक स्केल बना देना या फिर टूल बना देना किसी इंसान के एटीट्यूड, ओपिनियन, बिहेवियर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स का। ठीक है, ये इससे क्या फ़ायदा होता है, जो चीज़ें डायरेक्टली मेजर्ड नहीं कर सकते हैं ना हम, जैसे हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, ब्रांड लॉयल्टी, इन सब चीज़ों को हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, तो ये उसके थ्रू नंबर्स के फॉर्म में हो जाती हैं। तो उस चीज़ को हम बोलेंगे स्केलिंग। इसके अब स्केल्स क्या होते हैं, लेवल क्या होते हैं मेजरमेंट के, ठीक है। तो इसके अंदर होते हैं 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट, सिंपल से लेकर मोस्ट एडवांस सारे देखने वाले हैं हम। सबसे पहले आता है नॉमिनल स्केल, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेम स्केल। इसके अंदर सिर्फ या तो लेबल्स होंगे या फिर नाम होंगे, इसके अंदर कोई रैंकिंग वगैरह नहीं होंगी जी। ये मोस्टली जो यूज़ होता है कैटेगरीज के लिए यूज़ होता है नॉमिनल स्केल जो है, या फिर नेम स्केल जो है। जैसे जेंडर के हिसाब से हमने बांट दिया लोगों को, मेल अलग, फीमेल अलग। प्रोडक्ट के टाइप से बांट दिया, जैसे कि सोप का अलग, शैम्पू का अलग, लोशन का अलग। तो इसके अंदर जब हम उनको लेबल्स या फिर नाम्स के हिसाब से कैटेगराइज कर देते हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं नॉमिनल स्केल। ऑर्डर स्केल, ऑर्डिनल स्केल, जिसके अंदर हम ऑर्डर के हिसाब से बांट देते हैं। इसके अंदर हम क्या किस हिसाब से बांटते हैं, रैंक या फिर ऑर्डर के हिसाब से। ये एग्जैक्ट डिफरेंस तो बताता नहीं है। जैसे कि इसके अंदर हम चीज़ों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस पर लगा देते हैं। जैसे कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है, उसको हमने नंबर्स में ना नाप कर ऐसे बता दिए कि आप बताओ हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाइड हो, न्यूट्रल हो या फिर अनसेटिस्फाइड हो। तो हमने एक ऑर्डिनल स्केल में कर दिया कि सबसे ऊपर सेटिस्फाइड, उसके बाद न्यूट्रल, फिर अनसेटिस्फाइड। तो इसको बोलेंगे हम ऑर्डिनल स्केल। इंटरवल स्केल क्या होता है, जो ऑर्डर या फिर एग्जैक्ट डिफरेंस दिखाए वैल्यूज़ के बीच का। इसके अंदर कोई 0 पॉइंट नहीं होता। जैसे कि टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर को हमने सेल्सियस में नाप लिया, तो 20 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया हमारा, 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। बट 10 डिग्री मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस, बट 0 डजेंट मीन नो टेम्परेचर। बट इसके अंदर ये नहीं होता ना कि 0 का मतलब कि कुछ टेम्परेचर ही नहीं है। 0 का मतलब भी होता है कि कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, यानी कि 0 डिग्री है। तो इसको हम बोलेंगे इंटरवल स्केल, जो एग्जैक्ट हमारा डिफरेंसेस बता दें, ठीक है। वो हो गया हमारा इंटरवल स्केल। रेशियो स्केल क्या होता है, इसके अंदर ऑर्डर होता है, एग्जैक्ट डिफरेंस होता है और एक ट्रू 0 पॉइंट होता है। इसलिए मैथमेटिकल ऑपरेशन सारे कर लेता है। जैसे कि इनकम हो गई, इनकम के अंदर क्या है, इनकम हो गई, एज हो गई, सैलरी फिगर, सेल्स फिगर हो गई, हाइट हो गया, वेट हो गया। ये एक पूरा एग्जैक्ट डिफरेंस होता है। जैसे कि इसके अंदर इनकम का आंसर आया हमारा 0। जैसे टेम्परेचर के अंदर 0 का भी कुछ मतलब था, बट इनकम के अंदर 0 का मतलब क्या होगा कि कोई इनकम नहीं है। इसके अंदर 0 पॉइंट भी हो सकता है, उसके अंदर 0 पॉइंट नहीं हो सकता। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस का भी कुछ मतलब है, मगर यहाँ 0 इनकम का कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अंदर 0 पॉइंट हो सकता है, इसके अंदर 0 पॉइंट नहीं
नहीं हो सकता। अब टाइप्स ऑफ स्केल क्या क्या होते हैं रिसर्च के अंदर, तो जब भी एक रिसर्चर क्वेश्चनर बनाता है सर्वे करने के लिए तो वो स्केलिंग टेक्निक्स का यूज़ करता है। उसके अंदर अलग अलग टाइप के वो स्केल यूज़ करेगा। सबसे पहला आता है जिसके अंदर लाइकर्ट स्केल, जो क्या मेजर करता है एग्रीमेंट या फिर डिसएग्रीमेंट किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, कि वो सामने वाला इंसान वो इस चीज़ से एग्री है या डिसएग्री है। इसके अंदर जो है वो 5 से 7 पॉइंट डाल देता है इस स्केल के अंदर। जैसे उसको बताना है कस्टमर को कि वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है या नहीं, तो उसने 5 स्केल डाल दिए। सबसे ऊपर डाल दिया स्ट्रांगली डिसएग्री, फिर डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रांगली एग्री। तो इस टाइप की स्केल को हम क्या बोलेंगे, लाइकर्ट स्केल बोलेंगे, जो किसी चीज़ का एग्रीमेंट या फिर किसी स्टेटमेंट का डिसएग्रीमेंट बताए। और इसके अंदर मोस्टली 5 से 7 पॉइंट होते हैं। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल क्या होता है, मेजर पीपल फीलिंग यूजिंग अपोजिट एडजेक्टिव, ये लोगों की ज़्यादातर फीलिंग्स को मेजर करने के काम आता है अपोजिट एडजेक्टिव का यूज़ करके, ठीक है ना। इसके अंदर हम बोल देंगे, बस 2 ऑप्शन देंगे कि आप हमारी सर्विसेज के बारे में कैसा फील करते हो, हेल्पफुल या फिर अनहेल्पफुल। बस 2 चीज़ें बोलनी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आप आंसर बता दो। तो इसको हम बोलते हैं सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। जब ऐसी एक पॉजिटिव बात, एक आपने 2 ऑप्शन दिए, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। रेटिंग स्केल क्या होता है, जिसके अंदर पार्टिसिपेंट जो है स्कोर देता है अपने ओपिनियन के हिसाब से, उसको हम बोलेंगे रेटिंग स्केल। जैसे आप फूड क्वालिटी को रेट करते हो, ठीक है ना, जब किसी भी आप ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से अपना खाना मंगाया आपने, फिर जब खाना डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद वो रेटिंग मांगते हैं कि आप रेट करो कि क्वालिटी कैसी थी जो फूड आया आपके पास 1 से लेकर 10 के बीच में। तो 1 का मतलब वेरी बैड और 10 का मतलब क्या होता है, एक्सीलेंट। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे रेटिंग स्केल। रैंकिंग स्केल क्या होता है, इसके अंदर हम आइटम्स को रैंक कर देते हैं ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि इम्पोर्टेंस के हिसाब से मान लीजिए हमने किसी चीज़ को रैंक कर दिया, तो किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए सबसे ऊपर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, उस चीज़ का प्राइस देखेंगे। सबसे पहले प्राइस देखेंगे, अगर प्राइस समझ में आता है तो हम आगे बढ़ेंगे, फिर उसकी क्वालिटी देखेंगे, अगर क्वालिटी भी समझ में आती है फिर उसकी ब्रांड देखेंगे, और सबसे लास्ट में जो देखेंगे डिज़ाइन देखेंगे उसका। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रैंकिंग स्केल के अंदर रैंक कर देते हैं चीज़ों को, कि सबसे पहले क्या देखना, उसके बाद क्या देखना और उसके बाद क्या देखना है। समरी टेबल आ जाती है। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, हमने नंबर असाइन कर दिए किसी चीज़ को रूल्स के हिसाब से, जैसे कि सेटिस्फेक्शन को हमने नाप लिया 1 से लेकर 5 तक के बीच में। स्केलिंग हमने टूल बना दिया कि एटीट्यूड्स और ओपिनियन को मेजर करने का। तो जब हम टूल बनाते हैं एटीट्यूड और ओपिनियन को मेजर करने का, उसको बोलते हैं स्केलिंग। अलग अलग टाइप के स्केल होते हैं, जैसे लाइकर्ट स्केल और रेटिंग स्केल। नॉमिनल स्केल क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि जेंडर, रिलीजन, ये सब चीज़ें। और ऑर्डिनल स्केल के अंदर हम ऑर्डर में चीज़ें बांट देते हैं, जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल वगैरह। इंटरवल स्केल क्या होता है, इसके अंदर इक्वल डिफरेंस होते हैं और कोई 0 पॉइंट नहीं होता, जैसे टेम्परेचर के अंदर कोई 0 पॉइंट नहीं होता। और रेशियो स्केल के अंदर इक्वल डिफरेंस होते हैं और इसका 0 पॉइंट होता है, जैसे कि एज के अंदर भी 0 पॉइंट होगा, इनकम के अंदर भी और सेल्स के अंदर भी। लाइकर्ट स्केल क्या होता है, हमारा एग्रीमेंट स्केल होता है, जैसे स्ट्रांगली एग्री से लेकर स्ट्रांगली डिसएग्री तक के जिसके अंदर पॉइंट दे रखे हों वो होगा हमारा लाइकर्ट स्केल। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल किसे बोलते हैं, जिसके अंदर हम अपोजिट चीज़ें ऐड करते हैं कि गुड या फिर बैड, हैप्पी या फिर अनहैप्पी, सेटिस्फाइड या फिर अनसेटिस्फाइड। रेटिंग स्केल जो हमें स्कोर दे कि आप हमें रेट करो 1 से लेकर 10 के बीच में। रैंकिंग स्केल क्या होता है, चीज़ों को ऑर्डर के अंदर अरेंज करना, कि फीचर्स को मोस्ट से लेकर लीस्ट तक अरेंज कर देना, ये हो गया हमारा रैंकिंग स्केल। अब स्केल्स ऑफ मेजरमेंट बेसिकली होते क्या हैं, तो जब हम रिसर्च के अंदर जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस डेटा को प्रॉपर्ली एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ये समझ पाएंगे डेटा किस टाइप का है और उसके अंदर कौन, और ये चीज़ करने में हमारी कौन हेल्प करता है, स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो इस स्केल्स ऑफ मेजरमेंट से हमें क्या पता लगता है कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछने चाहिए, किस टाइप का हमें एनालिसिस करना चाहिए और कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऐसे हैं जो हमें अपनी रिसर्च के अंदर इस्तेमाल करने चाहिए। तो सबसे पहले आ गया इसके अंदर नॉमिनल स्केल, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेम स्केल भी बोलते हैं। ये सबसे सिंपल स्केल होता है, ये लेबल या फिर नेम स्केलिंग यूज़ होता है। इसके अंदर ना ही कोई ऑर्डर होता, ना ही कोई रैंकिंग होती, सिर्फ कैटेगरीज होती हैं, सिर्फ इसके अंदर क्लासिफिकेशन होती है चीज़ों को। और इसके अंदर ना मैथमेटिक यूज़ होती, ना ही एवरेज निकलता, ना ही एडिशन निकलता, कोई भी मैथमेटिक चीज़ इसके अंदर यूज़ नहीं की जाएगी। जैसे कि
नंबर यूज आर जस्ट फॉर कोडिंग नॉट फॉर वैल्यूज़। इसके अंदर नंबर जो है सिर्फ कोडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। कोई सी भी मैथमेटिकल चीज़ नहीं इस्तेमाल होंगी। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, जेंडर के हिसाब से बांट दिया मेल और फीमेल, तो हमने बता दिया मेल 1 है, फीमेल 2 हैं। तो बस इस तरीके से नंबर हम बता सकते हैं। बट कैटेगरी जो होती हैं जैसे मेल और फीमेल, इसी को बोलेंगे हम नेम स्केल। जैसे मार्शियल स्टेटस पूछ लिया हमने, सिंगल, मैरिड, डिवोर्स, ये क्या हो गया, नेम स्केल। प्रोडक्ट टाइप पूछ लिया, प्रोडक्ट टाइप सोप, पतंजलि शैम्पू या फिर लोशन, क्या प्रेफर करोगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो है सिर्फ नाम और कैटेगरी यूज़ करते हैं और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं यूज़ कर सकते। जैसे हम लिख सकते हैं मेल इज़ नॉट इक्वल टू फीमेल, तो ये भी कोई मतलब लॉजिक नहीं बनेगा रिसर्च करने में। या फिर मेल इज़ ग्रेटर देन फीमेल, ये सब चीज़ें हम मैथमेटिकल चीज़ों के अंदर इस्तेमाल नहीं करते सकते कि। या फिर कैटेगरी के अंदर हम कुछ भी नहीं डाल सकते, ऐसा नहीं लिख सकते कि सिंगल इज़ ग्रेटर देन मैरिड या फिर मैरिड इज़ इक्वल टू डिवोर्स। तो इस चीज़ का कुछ लॉजिक नहीं बनेगा इसके अंदर। ऑर्डिनल स्केल जो होता है वो हमारा ऑर्डर स्केल होता है, ठीक है ना, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्डर स्केल। इसके अंदर डेटा को हम रैंक कर सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसके अंदर हमें ज़्यादा डिफरेंस के बारे में, बट वी डोंट नो हाउ मच डिफरेंस देयर इज़ बिटवीन द रैंक। इसके अंदर हम डिफरेंस के बारे में पता नहीं लगा सकते, बस इसके अंदर हम चीज़ों को रैंक कर सकते हैं या फिर ऑर्डर में लगा सकते हैं। जैसे इसके फीचर क्या क्या होगा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे और रैंकिंग करेंगे। इसके अंदर ना ही कोई हमें डिफरेंस पता नहीं लगेगा। और ज़्यादातर ये किसके लिए यूज़ होता है, जब हमें सेटिस्फेक्शन लेवल पता करना हो या फिर रैंकिंग पता करनी हो चीज़ों की, उसके लिए ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। एग्जांपल क्या होगा, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन चेक करी तो वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिससेटिस्फाइड, वेरी डिससेटिस्फाइड, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ऑर्डिनल स्केल। एजुकेशन लेवल क्या होगा, हाई स्कूल, बैचलर, मास्टर, पीएचडी, ये क्या होगा, एजुकेशन लेवल के अंदर। इसके अंदर हमें ऑर्डर पता है बट हमें गैप्स नहीं पता, ठीक है। अब आप ये थोड़ी बता सकते हो कि डिससेटिस्फाइड और वेरी डिससेटिस्फाइड में क्या गैप है, बस इसके अंदर आप बता सकते हो कि मैं डिससेटिस्फाइड हूँ या फिर बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हूँ। तो इसके अंदर हम वो नहीं बता सकते डिफरेंस, ऑर्डर में इन चीज़ों को लगा सकते हैं। इंटरवल स्केल क्या होता है, जिसके अंदर ऑर्डर होता है और इक्वल डिफरेंसेस होते हैं। वही सब चीज़ें जो मैंने ऊपर पढ़ाई थी, बस इनको और ज़्यादा डिटेल में मैं अब करा रहा हूँ। बट इसके अंदर कोई 0 पॉइंट नहीं होता। इसके अंदर हम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं कर सकते। ये साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल मेजरमेंट के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे टेम्परेचर का मैंने एग्जाम्पल दिया था, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये नहीं होता कि कोई टेम्परेचर नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि 20 डिग्री 10 डिग्री से ज़्यादा वार्मर है, या फिर 40 डिग्री हॉट है 20 डिग्री से ज़्यादा, या फिर IQ स्कोर नापना, डेट नापना कैलेंडर के अंदर। तो ये सब चीज़ें क्या हो सकती हैं, हमारी इंटरवल स्केल का पार्ट हो सकती हैं। रेशियो स्केल क्या होता है हमारा, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है। इसके अंदर ऑर्डर भी होता है, इक्वल इंटरवल भी होते हैं और ट्रू 0 पॉइंट भी होता है। यानी इसके अंदर 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। इसके अंदर सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन हम कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा रिलायबल और मीनिंगफुल स्केल माना जाता है। जैसे इनकम है, इनकम के अंदर 0 का मतलब क्या होगा कि कोई इनकम नहीं है। एज के अंदर 0 का मतलब क्या होगा कि अभी बॉर्न हुआ है। वेट के अंदर 0 का मतलब क्या होगा कि कुछ वेट नहीं है। सेल्स फिगर के अंदर 0 का मतलब क्या होगा, 0 सेल्स हुई हैं, यानी कुछ सेल्स नहीं हुई। कंपैरिजन टेबल देखें अगर हम सब में, तो ये इसके एग्जांपल भी दे रखे हैं और रिसर्च के अंदर इसके पॉइंट भी दे रखे हैं। आई होप मुझे ये समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको ऊपर ये जो सब चीज़ें समझाई मैं डबल बार समझा कर आ चुका हूँ, तो दोबारा समझाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। तो एक बार ये शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं इसकी। ये इसकी थोड़ी डिटेल्ड फॉर्म है, अगर आप नोट्स परचेज़ करते हो तो ये आपको मिल जाएगी उसके अंदर, और आप इस चीज़ की रीडिंग कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको ये वाली समरी समझा देता हूँ। नॉमिनल में क्या आएगा, सिर्फ नेम आएंगे जैसे मेल फीमेल। ऑर्डिनल में सिर्फ रैंक आएगी जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड। इंटरवल के अंदर जैसे रैंक आएगी, इक्वल गैप वगैरह जैसे 10 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस। और रेशियो के अंदर सारी चीज़ आएंगी, साथ साथ 0 पॉइंट भी आएगा जैसे इनकम, वेट वगैरह। अब कंस्ट्रक्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्ट एक ऐसी चीज़ होती है, कंस्ट्रक्ट इज समथिंग वी वांट टू मेजर इन रिसर्च बट कैन नॉट सी और मेजर डायरेक्टली। कंस्ट्रक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम रिसर्च में मेजर तो करना चाहते हैं बट उसको हम डायरेक्टली मेजर्ड नहीं कर सकते। जैसे सेटिस्फेक्शन है, लॉयल्टी है, ब्रांड इमेज है, एटीट्यूड है, ये हम निकालना तो चाहते हैं, मेजर तो करना चाहते हैं, बट डायरेक्टली ये चीज़ हम नहीं कर सकते। तो एक कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए हम स्केल ऑफ मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लाइकर्ट, सिमेंटिक और डिफरेंशियल और स्टेपल स्केल। अब लाइकर्ट स्केल फिर से आ गया, तो लाइकर्ट स्केल क्या होता है, लाइकर्ट स्केल जो इस्तेमाल किया जाता है वो पर्सन के एटीट्यूड, ओपिनियन और फीलिंग को जो है
बताता है, ठीक है ना। ये एक ऐसी स्टेटमेंट बताता है कि आप उस चीज़ से एग्री हो या फिर डिसएग्री हो। हर चीज़ का एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ये शो करता है। जैसे कि मैंने बताया कि आप कस्टमर सर्विसेज से कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, कि मतलब मैं इस सेंटेंस से यानी कि एक स्टेटमेंट दे दी कि मैं सेटिस्फाइड हूँ कस्टमर सर्विस से, तो इस लाइन से आप डिसएग्री करते हो, स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो, न्यूट्रल हो या फिर एग्री हो या फिर स्ट्रांगली एग्री करते हो। तो इस टाइप का स्केल जो आएगा वो क्या कहलाया जाएगा, आपका लाइकर्ट स्केल। और स्केल ऑफ मेजरमेंट में इसके अंदर हम इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनल स्केल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम ऑर्डर ही दे रहे हैं, फिर प्रेफरेंस दे रहे हैं। जैसे सबसे ऊपर एग्री, फिर न्यूट्रल, फिर डिसएग्री, इसके अंदर हम ऑर्डर लगा रहे हैं ना, तो इस हिसाब से इसको हम ऑर्डिनल स्केल मानेंगे। मगर इसके अंदर हम एग्जैक्ट डिफरेंसेस नहीं निकाल सकते ऑप्शंस के बीच में। इन एडवांस एनालिसिस सम रिसर्च ट्रीट इट एज इंटरवल स्केल, और कहीं कहीं जहाँ पर एडवांस एनालिसिस करते हैं वहाँ पर इसको क्या माना जाता है, इंटरवल स्केल माना जाता है। क्योंकि ओनली व्हेन इक्वल स्पेसिंग इज अज्यूम्ड एंड एवरेजेस आर कैलकुलेटेड, क्योंकि कहीं कहीं पर इसके अंदर एवरेजेस वगैरह निकालने की ज़रूरत भी पड़ती है। तो कहीं कहीं पर जो रिसर्चर हैं इसको इंटरवल स्केल मानते हैं, और मोस्टली जो इसे माना जाता है ऑर्डिनल स्केल माना जाता है। अब जो आता है नेक्स्ट आता है आपका सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। ये इस स्केल का क्या होता है, दिस स्केल मेजर इमोशन और एटीट्यूड यूजिंग पेयर ऑफ अपोजिट एडजेक्टिव, यानी अपोजिट एडजेक्टिव का यूज़ करके हम चीज़ों को इसके अंदर नापते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर दो अपोजिट के ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि आपको क्या फील करते हो आप हमारे ब्रांड के बारे में, हेल्पफुल या अनहेल्पफुल, हाई क्वालिटी या फिर लो क्वालिटी। इसके अंदर हमने दो ऑप्शन दे दिए, ठीक है ना, हाँ या फिर ना, ठीक है। तो जिसके अंदर दो अपोजिट दे दें हम उस टाइप के स्केल को बोलेंगे सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। अब इसको स्केल ऑफ मेजरमेंट के अंदर इंटरवल स्केल माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ही यहाँ चला गया, सॉरी, 5 से 7 पॉइंट हो सकते हैं अपोजिट के। इस वजह से कहीं कहीं पर इसको इंटरवल स्केल माना जाता है। और यहाँ पर इक्वल स्पेसिंग होती है पॉइंट्स के बीच में, इस वजह से भी कहीं कहीं पर इसको इंटरवल स्केल माना जाता है। और इसके अंदर हम दोनों डायरेक्शन को मेजर करते हैं, यानी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और इंटेंसिटी को भी मेजर करते हैं कि कितनी ज़्यादा। तो इस वजह से बहुत सारी जगह इसको क्या माना जाता है, इंटरवल स्केल माना जाता है। अब स्टेबल स्केल क्या आ गया, द स्टेबल स्केल मेजर्ड एटीट्यूड टुवर्ड अ कॉन्सेप्ट यूजिंग अ सिंगल एडजेक्टिव। इसके अंदर हम सिर्फ सिंगल एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। प्लेस वर्टिकली एंड नंबर रेंजिंग फ्रॉम +5 to -5 विद अ न्यूट्रल 0। इसके अंदर हम नेगेटिव चीज़ों का भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे माइनस के नंबर्स का भी और पॉजिटिव के नंबर का भी, और बीच के अंदर 0 का भी इस्तेमाल करा जाएगा स्टेबल के अंदर। जैसे कि हाउ मच डू यू फील अबाउट दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपने ऑप्शन दे दिए इसके अंदर, आप इस प्रोडक्ट को कितने मार्क्स दोगे, +5 +4 +3 +2 +1, या फिर -1 -2 -3 -4। अब इसके अंदर वो खुद बता सकता है कि जितना वो नेगेटिव जाएगा उतना वो डिसएग्री होगा, और जितना वो पॉजिटिव जाएगा उतना वो ज़्यादा वो क्या होगा, एग्री होगा। और स्केल ऑफ मेजरमेंट के अंदर इसको इंटरवल स्केल माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर इक्वल इंटरवल होते हैं, और इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू होती हैं, और ये इंटेंसिटी और डायरेक्शन दोनों दिखाता है। कंपैरिजन टेबल देखें जो लाइकर्ट स्केल है, इसके अंदर हम एग्रीमेंट नापते हैं या फिर ओपिनियन नापते हैं। और फॉर्मेट के अंदर इसके अंदर देखें तो 5 से 7 पॉइंट हो सकते हैं, जैसे एग्री से लेकर डिसएग्री तक। और इसको क्या माना जाता है, ऑर्डिनल माना जाता है, और कभी कभी इंटरवल भी माना जाता है। ये ज़्यादातर किसके लिए इस्तेमाल होता है, या एटीट्यूड नापने के लिए या फिर सेटिस्फेक्शन नापने के लिए। सिमेंटिक डिफरेंशियल जो होता है ये दो अपोजिट की बात करता है। इसके अंदर जो होता है बाइपोलर चीज़ें होती हैं, ठीक है, बाइपोलर एडजेक्टिव होते हैं, जैसे हैप्पी, अनहैप्पी। और इसके अंदर जो मेजरमेंट स्केल माना जाता है इसे इंटरवल स्केल माना जाता है। ये ज़्यादातर ब्रांड इमेज या फिर परसेप्शन या ब्रांड रेटिंग, इन सब चीज़ों के ये काम आता है। स्टेबल स्केल क्या होता है, इंटेंसिटी बताता है कि कितना ज़्यादा एग्री हो, कितना ज़्यादा डिसएग्री हो। इसके अंदर +5 से लेकर -5 तक के पॉइंट दे देते हैं, और बीच में एक एडजेक्टिव भी दे देते हैं। जैसे यहाँ पर बीच में एक एडजेक्टिव दे दिया था ना, टेस्टी, तो बीच के अंदर इसके अंदर एक एडजेक्टिव भी दे देते हैं। और इसको जो मेजरमेंट स्केल पर माना जाता है, इसको माना जाता है इंटरवल। और इसको यूज़ कब किया जाता है, जब हमें प्रोडक्ट की इवैल्यूएशन करनी है, तो मोस्टली इसे तब यूज़ किया जाता है। तो सिंपल वर्ड के अंदर देखें, लाइकर्ट क्या बताता है, आप किसी चीज़ से कितना एग्री हो, कितना डिसएग्री हो। और ज़्यादातर ये ऑर्डिनल या फिर इंटरवल माना जाता है। इंटरवल जब माना जाएगा तब इसके अंदर एवरेज निकालने वाले सवाल हैं। और सिमेंटिक क्या बताता है कि ये 2 फीलिंग इंटरवल बताता है, जैसे हैप्पी, अनहैप्पी, सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड। और स्टेबल क्या बताता है कि कितना ज़्यादा आप किस चीज़ के बारे में
फील करते हो, ठीक है। और इसके अंदर जो डेटा होता है वो इंटरवल डेटा ही होता है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जो हाउ कंसिस्टेंट और डिपेंडेबल आ मेजरमेंट इज़, यानी कि जो भी चीज़ आप मेजरमेंट जो आप कर रहे हो वो कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंट और कितनी ज़्यादा डिपेंडेबल है, वो चीज़ कहलाई जाती है आपकी रिलायबिलिटी। अगर सिंपल वर्ड के अंदर समझा जाए कि अगर आप एक चीज़ को बार बार मेजर करते हो तो क्या आपको सेम आंसर मिलेगा या नहीं। अगर सेम आंसर मिलता है तो रिलायबिलिटी हाई होगी, अगर सेम आंसर नहीं मिलता तो रिलायबिलिटी क्या होगी? बहुत ज़्यादा कम होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, आपने 10 कस्टमर से पूछा कि आपकी सर्विसेज को रेट करें, ठीक है। फिर आपने कल दोबारा जाकर उनसे पूछें, अगर रोज़ाना आप उनसे ये सवाल पूछें, अगर आंसर हमेशा सेम आ रहा है तो मतलब वो जो आपकी मेजरमेंट है वो रिलायबल है, और अगर आंसर रोज़ अलग आ रहा है तो आपकी मेजरमेंट रिलायबल नहीं है। अब अलग अलग रिलायबिलिटी के हमारे टेस्ट होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी होती हैं। एक होती है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। इसके अंदर सेम टेस्ट जो है, सेम टेस्ट गिवन है 2 डिफरेंट टाइम्स गिवन सेम रिजल्ट, यानी हम सेम सवाल पूछते हैं 2 अलग अलग टाइम पर और हमें दोनों बार सेम सवाल मिले, ठीक है, सेम जवाब मिले। मान लीजिए हमने कुछ सवाल करे एक आदमी से आज और वही सवाल हमने कुछ एक हफ्ते बाद करा और दोनों बार हमें सेम जवाब मिला, तो इसको हम बोलेंगे टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। और इंटररेटर रिलायबिलिटी क्या होती है? 2 डिफरेंट पीपल्स गिव सेम स्कोर्स फॉर द सेम ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर हमने अलग अलग टाइम पर नहीं पूछा, इसके अंदर हमने सेम सवाल तो पूछा बट 2 अलग अलग लोगों से पूछा और उन दोनों ही लोगों ने सेम जवाब दिया उस चीज़ का, तो इसको बोलते हैं हम इंटररेटर रिलायबिलिटी। इसके अंदर जो अलग अलग लोग हैं उनको क्या बोला जाता है? रेटर्स बोला जाता है, क्योंकि वही लोग जो हैं जो रेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। एक आती है हमारी इंटरनल कंसिस्टेंसी। ऑल क्वेश्चन इन अ सर्वे मेजर द सेम आइडिया चेक यूजिंग क्रोनब्रांच अल्फा। इसके अंदर ये ध्यान रखा जाता है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे सर्वे के अंदर वो सेम आइडिया को ही मेजर कर रहे हों, इसको क्या बोलते हैं हम? इंटरनल कंसिस्टेंसी। की पॉइंट क्या होगा? हाई रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? हमारा टूल जो है बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है बट ये गारंटी, पूरी एक्यूरेसी की गारंटी फिर भी नहीं देता। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हो रहा है, बढ़िया है, बट हमेशा पक्की गारंटी ये चीज़ नहीं देती। वैलिडिटी का मतलब होता है कि कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है हमारी मेजरमेंट, उस चीज़ को हम बोलेंगे वैलिडिटी। वेदर इट एक्चुअली मेजर व्हाट इज़ सपोज टू मेजर, क्या इसने सच में वही निकाला जिसको निकालने के लिए इसको बनाया गया था। अगर डज योर टूल रियली मेजर द राइट थिंग, इसका सिंपल वर्ड में समझा जाए तो क्या जो आप टूल इस्तेमाल कर रहे हो क्या वो सही चीज़ मेजर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, एक्यूरेट है या नहीं है, वही चीज़ हमारी कहलाई जाती है वैलिडिटी। एग्जाम्पल क्या है? हमें मेजर करनी थी कस्टमर सेटिस्फेक्शन और हमने उनसे प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में सवाल करे। अब हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन पता करनी थी और सिर्फ हमने प्रोडक्ट प्राइस के बारे में सवाल करे, तो ये तो वैलिड नहीं है ना। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन सिर्फ प्राइस पर थोड़ी डिपेंड होगी, और भी चीज़ों पर डिपेंड हो सकती है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, जैसे आपकी सर्विसेज कैसी हैं और या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। तो सिर्फ एक चीज़ हमने पूछी तो आपकी वो जो है रिसर्च जो है, वो क्वेश्चनर जो है, सर्वे जो है, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, अब अलग अलग टाइप की वैलिडिटी होती हैं। सबसे पहले आती है कंटेंट वैलिडिटी। डज द टेस्ट कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट, की जो हमने टेस्ट करा है क्या वो सारी चीज़ें कवर कर रहा है या नहीं। जैसे सेटिस्फेक्शन जिन जिन चीज़ों से रिलेटेड है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना, प्राइस से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड या फिर और जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं, क्या वो जो आपकी रिसर्च है क्या वो सारी चीज़ों को कंप्लीट कर, सारे एस्पेक्ट को ले रही है या फिर नहीं ले रही। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या आती है? डज द टेस्ट ट्रूली मेजर द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, क्या जो हमारा टेस्ट है वो जितने भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उन सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहा है या नहीं। जैसे कि ट्रस्ट कितना है उन लोगों पर जिनसे हम क्वेश्चन दे रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, या फिर कितने लॉयल हैं वो लोग, तो उस चीज़ पर भी हमारी वैलिडिटी डिपेंड करती है। और क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या होती है? डज द रिजल्ट रिलेट वेल विद अदर आउटकम्स और रिजल्ट की, यानी कि जो आपका रिजल्ट आ रहा है तो जो और लोगों का रिजल्ट आया था इसी सेम रिसर्च पर, तो वो उससे सिमिलर है या फिर नहीं है। अगर सिमिलर है तो आपका थोड़ा वैलिड है, और अगर बिल्कुल ही अलग उन लोगों से आंसर आ रहा है तो कहीं कहीं अब वैलिडिटी ना होने के चांसेस भी हो सकते हैं।
अब रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के अंदर क्या फ़र्क है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि कितना रिज़ल्ट हमारा कंसिस्टेंट है, और वैलिडिटी का मतलब होता है जो हमने चीज़ मेजर करी वो कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जब भी हम वो टेस्ट करेंगे तो क्या हमारा जो आंसर आएगा वो सेम आएगा या फिर नहीं आएगा। वैलिडिटी के अंदर ये नापा जाता है कि जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो क्या हम सही चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं या फिर नहीं। फॉर एग्जांपल रिलायबिलिटी का देखें कि एक थर्मामीटर है, उससे हमने टेम्परेचर चेक करा तो वो हर बार सेम आ रहा है, तो ये क्या हो गई, रिलायबिलिटी हो गई। और एक वैलिडिटी क्या होगा कि एक थर्मामीटर है, क्या वो सिर्फ टेम्परेचर ही चेक करेगा या क्या वो सही में टेम्परेचर चेक कर रहा है या नहीं, तो ये चीज़ चेक करना हो गई हमारी वैलिडिटी। रिलेशनशिप क्या होती है, एक टेस्ट जो है वो रिलायबल तो हो सकता है बट वैलिड नहीं हो सकता, बट वैलिड होने के लिए उसको रिलायबल होना ज़रूरी है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ रिलायबल तो है बट वो वैलिड नहीं है, मगर उस चीज़ को वैलिड होने के लिए हमेशा रिलायबल होना ज़रूरी है। अगर चीज़ अनरिलायबल होगी तो कभी भी वैलिड नहीं हो सकती। ठीक है, बट वैलिड हो या ना हो वो चीज़ रिलायबल हो सकती है। अब सिंपल एनालॉजी समझें हम टारगेट बोर्ड की। इमेजिन यू आर थ्रोइंग अ डार्ट एट टारगेट। तो आप मान लीजिए इसको आप एक डार्ट फेंक रहे हैं जो टारगेट पर होता है, ये जो इस टाइप का बना हुआ होता है उसके ऊपर एक डार्ट मारना होता है, तो आप वो मार रहे हैं। तो रिलायबल बट नॉट वैलिड का मतलब क्या होगा कि वो चीज़ रिलायबल है बट वैलिड नहीं है, कि ऑल जितने भी डार्ट है ना वो सेम स्पॉट पर तो लग रहे हैं बट सेंटर से बहुत दूर, यानी कि सारे यहीं पर लग रहे हैं बार बार आकर, बट ये चीज़ क्या है उससे दूर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिलायबल बट नॉट वैलिड। इसके आगे लिख देता हूँ 1, रिलायबल बट नॉट वैलिड। वैलिड बट नॉट रिलायबल का मतलब होता है डार्ट हिट नियर द सेंटर बट स्कैटर्ड ऑल ओवर, कि मतलब लग तो पास में रहे हैं उसके बहुत ज़्यादा बट सारे इधर उधर हैं। तो और रिलायबल एंड वैलिड का मतलब होता है कि सारे बिल्कुल बीच में लग रहा है, वो क्या होगा हमारा रिलायबल एंड वैलिड होगा। ठीक है, अब बिजनेस रिसर्च के अंदर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी मैटर क्यों करती है। दे इंश्योर दैट सर्वे क्वेश्चन और अ टेस्ट गिव ट्रस्ट वर्दी रिजल्ट, ताकि जो हम सर्वे कर रहे हैं, क्वेश्चनर कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, वो भरोसे लायक रिजल्ट दें। इस वजह से वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बिजनेस रिसर्च के अंदर, ताकि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो अच्छे डिसीजन ले सकें और अपनी क्वालिटी ऑफ रिसर्च को अच्छा कर सकते हैं। अब डेटा का मतलब क्या होता है, रिसर्च के अंदर जितने भी फैक्ट फिगर और इन्फॉर्मेशन होती है जो हम कलेक्ट करते हैं एनालिसिस करने के लिए, वो चीज़ हमारी क्या कहलाई जाती है, डेटा कहलाई जाती है। बिजनेस एनालिटिक्स में भी आप सेम डेफिनेशन पढ़कर आ चुके हैं। अब डेटा जो होता है आपके 2 टाइप के होते हैं, एक हो गया प्राइमरी डाटा, एक हो गया सेकेंडरी डाटा। इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत अच्छे से आप लोगों ने ये चीज़ समझ रखी है। प्राइमरी डेटा जो फर्स्ट हैंड डेटा होता है, जो रिसर्चर जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कलेक्ट करता है। अगर सिंपल वर्ड के अंदर समझे, जो ओरिजिनल डेटा हम खुद कलेक्ट करते हैं, खुद डायरेक्टली जो कलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट सोर्स से जो रिसर्च कलेक्ट करेगा उसको, रिसर्चर जो कलेक्ट करेगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी डेटा। इसका एग्जांपल क्या होगा, एक कंपनी ने कस्टमर सेटिस्फेक्शन का सर्वे करा तो वो खुद कस्टमर्स के बाद गई और उनसे डेटा कलेक्ट करा, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा कहाँ कहाँ से आ सकता है, सर्वे से, क्वेश्चनर करके खुद हम लोगों के पास जा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं और वहाँ से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इंटरव्यूज से एक एक इंसान को बुला रहा हूँ, उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो ये भी प्राइमरी डेटा का पार्ट। ऑब्जर्वेशन, लोगों को देखना है, लोगों का बिहेवियर देखना है कि उनका हमारे स्टोर के अंदर आने के बाद बिहेवियर क्या है, ये भी प्राइमरी डेटा होगा। एक्सपेरिमेंट करना है, हम नई नई चीज़ों पर एक कंट्रोल ग्रुप अलग रख लिया और एक जिसके ऊपर वो करना है हमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उसको अलग रख लिया, तो वहाँ से जो डेटा मिला वो भी प्राइमरी डेटा कहलाया जाएगा। फोकस ग्रुप, यानी कि बहुत सारे 5-6 लोगों को बिठा लिया और डिस्कशन कर रहे हैं और सब लोगों के अलग अलग ओपिनियन उस चीज़ पर देख रहे हैं और डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को हम बोलेंगे फोकस ग्रुप। तो ये सारे हैं हमारे सोर्सेज प्राइमरी डेटा के। एडवांटेजेस क्या होती हैं, डेटा जो होता है फ्रेश होता है, स्पेसिफिक होता है और रेलिवेंट होता है, और इसके अंदर रिसर्चर का पूरा कंट्रोल होता है कि किस तरीके से उसको वो कलेक्ट करे। नॉर्म और इसके नुकसान क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको पास टाइम चाहिए और बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है इस डेटा को कलेक्ट करना। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो सेकंड हैंड डेटा होता है, जो अवेलेबल डेटा होता है ऑलरेडी, उसको जो रिसर्चर अपने खुद के एनालिसिस के लिए यूज़ करे उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। बेसिकली इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंड हैंड डेटा बोल सकते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और उसका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट ने सेंसस डेटा का इस्तेमाल करा या फिर किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट इस्तेमाल करी अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को
बनाने के लिए। तो ये क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी डेटा होगा, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल थी। सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, गवर्नमेंट ने बहुत सारी सेंसस रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, ये सब डाल रखी होती हैं, वहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं। कंपनी के रिकॉर्ड होते हैं, जैसे सेल्स के रिकॉर्ड, HR डेटा, एनुअल रिपोर्ट, इन सब चीज़ों से हम डेटा निकाल सकते हैं। बुक्स एंड जर्नल हैं, बहुत सारी एकेडमिक बुक हैं, प्रोफेशनल बुक्स होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, बहुत डेटा इसके अंदर ऑलरेडी हो सकता है। न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल हो गए, रिपोर्ट हो गए, बिजनेस के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, मार्केट के ऊपर, यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट हो गई, डेटा बेसिस हो गए, जैसे ऑनलाइन रिसर्च पेपर अवेलेबल होते हैं, गवर्नमेंट पोर्टल्स जितने भी होते हैं वहाँ पर बहुत सारे डेटा बेसिस होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट बाय रिसर्च एजेंसी, बहुत सारी रिसर्च एजेंसी होती हैं, जैसे नीसलैन, मैकिन्से और गार्टनर, ये अलग अलग टाइप की क्या है, रिसर्च एजेंसीज हैं, और इन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट अपनी वेबसाइट्स पर पब्लिश कर रखी होती हैं। तो वहाँ से हम सेकेंडरी डेटा अपना कलेक्ट कर सकते हैं। एडवांटेज क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल होता है और बहुत कम खर्चा लगता है इसको लाने के लिए, तो ये हमारा टाइम भी बचाता है और एफर्ट भी बचाता है। नुकसान क्या होता है, हो सकता है बहुत पुराना डेटा हो, बहुत ज़्यादा पुराना डेटा हो, जिस वजह से वो हमारे लिए रेलिवेंट ना हो, और इसके अंदर रिसर्चर का खुद का कंट्रोल नहीं है कि किस तरीके से उसे कलेक्ट करे। तो जो वो चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है बस वो वही कलेक्ट कर सकता है सेकेंडरी डेटा के अंदर। दोनों के अंदर कंपैरिजन देखें तो ये फर्स्ट हैंड होता है और ये क्या हो गया, हमारा सेकेंड हैंड हो गया। सोर्स ये डायरेक्ट खुद हम जाके करते हैं, जैसे सर्वे ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, ये इनडायरेक्ट होता है कि बुक से पढ़ना है, रिपोर्ट से पढ़ना है और वेबसाइट से पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होता है, ये क्विक एंड चीप होता है, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डेटा होता है हमारा प्राइमरी, और सेकेंडरी एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी थोड़ा कम एक्यूरेट होता है, क्योंकि ये डेटा आउटडेटेड भी हो सकता है, बहुत पुराना डेटा भी हो सकता है। इसके अंदर रिसर्चर का पूरा कंट्रोल होता है, इसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं होता, डेटा ऑलरेडी क्योंकि अवेलेबल है। जैसे कस्टमर ने फीडबैक कलेक्ट करे, कस्टमर फीडबैक हमने कलेक्ट करे कंपनी के लिए, और इसके अंदर या तो हमने इंडस्ट्री रिपोर्ट देखी जो लास्ट ईयर पब्लिश हो चुकी थी। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी डेटा के और प्राइमरी डेटा के बीच में डिफरेंस। अब क्वेश्चनर क्या होता है, क्वेश्चनर के अंदर क्वेश्चनर इज़ अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, यानी स्ट्रक्चर क्वेश्चन का एक सेट होता है जो हम डेटा कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जितने भी डेटा कलेक्ट करने के लिए जो सवालों का हमारा सेट बनाया जाता है उसको हम बोलेंगे रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। ये रिसर्चर को किस चीज़ में मदद करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में मदद करता है। किस बारे में, जिस भी चीज़ को जिस बारे में भी हम रिसर्च करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में एटीट्यूड, उसका ओपिनियन, उसका बिहेवियर, उसके रिलेटेड फैक्ट को जमा करने में ये कोई रिसर्चर की एक हेल्प करता है। तो किस तरीके से अच्छा क्वेश्चनर बनाया जाता है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे कि हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। जैसे हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन पता करनी है नए प्रोडक्ट के साथ, तो ये हमने सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। फिर अब हम आइडेंटिफाई करेंगे जितने भी हमारे टारगेट रिस्पोंडेंट है, हम वो चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चनर है उसका जवाब कौन देगा। जैसे कि जो हम क्वेश्चनर भेजना चाह रहे हैं वो किन लोगों को भेजना चाह रहे हैं, टीनेजर्स को या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स को या फिर लॉयल कस्टमर, तो कौन है हमारे टारगेट रिस्पोंडेंट या फिर टारगेट ऑडियंस जिनसे हमें सवाल करने हैं। अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर हो सकते हैं, जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होगा, जिसके अंदर रिस्पोंडेंट अपनी मर्ज़ी से खुद आंसर लिख सकता है। जैसे कि हमने लिख दिया कि आपको हमारी सर्विसेज के बारे में क्या पसंद है, तो वो खुद लिख रहा है जो भी उसको लगता है, तो ये क्या होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, जिसके अंदर हम ऑप्शन देते हैं कि आप हमारी कंपनी की सर्विसेज से सेटिस्फाइड हो या फिर नहीं हो, तो यस और नो का जिसके अंदर हमने ऑप्शन दे दिया उसको बोलेंगे क्लोज एंडेड, और जिसके अंदर कुछ नहीं दिया डायरेक्ट बोल दिया कि आपको जो लिखना है लिखो, वो होगा हमारे ओपन एंडेड। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि यस नो वाले क्वेश्चन का एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हो या फिर नहीं करते, ये कि स्क्रीनिंग क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। MCQ हो सकते हैं, जैसे 4 ऑप्शन दे दिया है ABCD, तो आप एक ऑप्शन पर टिक कर दो। लाइकेट स्केल होगा, लाइकेट स्केल में बताकर आ चुका हूँ कि कितना ज़्यादा आप सेटिस्फाइड हो, वेरी सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, अनसेटिस्फाइड, वेरी अनसेटिस्फाइड। और रैंकिंग क्या हो गई, आपने 1 से लेकर 5 तक हमें नंबर दो हमारे। और रेटिंग क्या हो गई, आप अपनी सेटिस्फेक्शन बताओ 1 से लेकर 10 तक, ये हो गई हमारी रेटिंग। इसके अंदर हमें 5वें क्या होगा, लैंग्वेज सिंपल रखनी होती है, टेक्निकल और कंफ्यूजिंग वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना, ऐसे वर्ड्स रखने हैं जो जनरल पब्लिक को आसानी से समझ में आ जाए। और इसके अंदर हमें न्यूट्रल रहना है, हमें
रिस्पोंडेंट को मतलब आंसर की तरफ बढ़ाना नहीं है, किसी भी ऐसा सवाल ना लिखें कि रिस्पोंडेंट उसका आंसर वही दे जो हम चाहते हैं। तो हमें इसके अंदर ख़ुद भी न्यूट्रल रहना पड़ेगा और क्वेश्चनर को हमें शॉर्ट रखना चाहिए और लॉजिकल रखना चाहिए। इसके अंदर हम पहले इजी एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर जितने भी सिमिलर क्वेश्चन हैं उनको एक साथ रख देंगे और लास्ट के अंदर हम डेमोग्राफिक क्वेश्चन ऐड कर देंगे, मतलब जैसे एज, जेंडर वगैरह इन सब चीज़ों से हम एंड कर देंगे। और प्री टेस्ट द क्वेश्चनर, तो हम क्वेश्चनर रिलीज़ करने से पहले उसका प्री टेस्ट कर लें, पहले कि स्मॉल ग्रुप को वो भेज दें, ठीक है। और फिर अगर उसके अंदर कुछ कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं या फिर अनक्लियर क्वेश्चन है तो वो आप लोगों को बता देंगे, फिर आप उस चीज़ को चेंज कर दें, ठीक है। फिर लास्ट में उसको फाइनलाइज़ करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए जब वो फाइनलाइज़ हो जाए। अब ऑनलाइन टूल जो होते हैं क्वेश्चनर बनाने के लिए वो कौन कौन से हैं? हम जो क्वेश्चनर हैं वो हम इजीली डिज़ाइन, शेयर और एनालाइज कर सकते हैं। कुछ कुछ फ्री टूल्स हैं ऑनलाइन और कुछ कुछ पेड टूल्स हैं। अब अलग अलग हैं, जैसे गूगल फॉर्म फ्री है, ये स्टूडेंट और स्मॉल सर्विस के लिए बेस्ट है। सर्वे मंकी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गई, टाइप फॉर्म हो गया, ज़ोहो सर्वे हो गया। अब ये अलग अलग टाइप के ऑनलाइन टूल्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चनर बनाने के लिए और क्वेश्चनर शेयर करने के लिए। अब ऑनलाइन टूल के वो फ़ायदे क्या क्या हैं? ये इससे डेटा कलेक्ट बहुत फास्ट हो जाता है और समरीज ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती हैं। जैसे चार्ट्स बनना हो, ग्राफ बनना हो, तो गूगल फॉर्म के अंदर अगर लोग सबमिट करेंगे तो उसका ग्राफ खुद ही बनाकर आपको वो शो कर देगा। और इजी टू शेयर होता है, आप लिंक के थ्रू, ईमेल के थ्रू, QR कोड के थ्रू उस डेटा को, उस क्वेश्चनर को आप शेयर कर सकते हो। और इसके अंदर सारी चीज़ें डिजिटली एक ही जगह पर स्टोर्ड होती हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब एग्ज़ाम्पल देखें तो हमने गूगल फॉर्म पर एक क्वेश्चनर बना लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके अंदर हम टाइटल डाल देंगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे, फिर उसके अंदर हम क्वेश्चन डालेंगे कि आप हमारा प्रोडक्ट कितना इस्तेमाल करते हो, उसके MCQ दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए। और क्या आप हमारे प्रोडक्ट से आई एम सेटिस्फाइड विद प्रोडक्ट, ये स्टेटमेंट दे दी। और लाइक एट स्केल दे दिया कि ये स्टेटमेंट से आप कितना एग्री कर रहे हो या फिर कितना डिसएग्री कर रहे हो। व्हाट कैन वी इम्प्रूव, कि हम क्या इम्प्रूव करें इसके लिए। जब आपके लिए ओपन एंडेड लिख दिया, जो भी आपको लिखना है आप उस चीज़ के अंदर लिख दो। फिर एज ग्रुप डाल दिया, एज ग्रुप के अंदर ऑप्शन डाल दिया कि अंडर 18, 18 to 25, 25 to 35, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर लास्ट के अंदर सबमिट बटन डाल दिया। तो इस टाइप के हम गूगल फॉर्म वगैरह पर ऑनलाइन क्वेश्चनर जनरेट कर सकते हैं। फाइनल टिप्स क्या है एक इफेक्टिव क्वेश्चनर डिज़ाइन के लिए? हमें वही सवाल पूछने चाहेंगे जो ज़रूरी हैं, ताकि वो मोबाइल फ्रेंडली रहें और रिस्पोंडेंट की प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए, वो उस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, जितनी भी वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा है। उसके अंदर मिक्स क्वेश्चन टाइप्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि जो हमारा क्वेश्चनर डिज़ाइन है वो अच्छा लगे। अब सेंसस मेथड क्या होता है? द सेंसस मेथड इन्वॉल्व कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम एवरी यूनिट और पर्सन इन द एंटायर पॉपुलेशन। सेंसस मेथड का मतलब ये होता है कि हम हर किसी से डेटा कलेक्ट करें, जितने भी यूनिट हैं, जितने भी लोग हैं पूरी पॉपुलेशन के अंदर, जिसका भी हम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। जब हम हर किसी से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं सेंसस मेथड। जब हम इंफॉर्मेशन, अगर सिंपल वर्ड में इसे समझे, तो जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हर किसी से, किसी पार्ट से नहीं कर रहे हैं, जब हम हर किसी से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम सेंसस मेथड। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट कराती है पॉपुलेशन सेंसस, ये हर 10 साल के अंदर किया जाता है। इसके अंदर हर हाउस होल्ड को काउंट किया जाता है। जैसे कि एक कंपनी है, उसने हर 10,000 एम्प्लॉइज़ से फीडबैक के लिए पूछा, तो इसको बोलेंगे हम सेंसस मेथड। एडवांटेजेस क्या होते हैं? इसके अंदर एक्यूरेट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके अंदर सारे यूनिट कवर्ड हो जाते हैं और रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं। इसके अंदर जो डेटा हमें मिलता है वो बहुत ज़्यादा डिटेल डेटा होता है, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। इसके अंदर कोई सैम्पलिंग एरर नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कोई सैम्पल नहीं लिया गया होता, सैम्पलिंग बाइस इसके अंदर नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर हम पूरी पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करते हैं। डिसएडवांटेज क्या होगा? बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि हमें हर किसी से जानना है, तो हर किसी से जानने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, एक्सपेंसिव होगा, बहुत पैसा खर्च होगा, बहुत लोगों का इस्तेमाल होगा और बहुत मटेरियल का इस्तेमाल होगा। और जब लार्ज ग्रुप की बात आती है तो उस चीज़ के लिए ये चीज़ प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब लाखों लोग काम कर रहे हैं तो उन लोगों से इन्फॉर्मेशन निकलवाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब सर्वे मेथड क्या होता है? द सर्वे मेथड इन्वॉल्व कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ सिलेक्टेड ग्रुप। सेंसस में हम हर किसी का इंक्लूड कर रहे थे, इसके अंदर हम ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हम बोलेंगे सैम्पल, और वो होल पॉपुलेशन का एक थोड़ा सा छोटा सा पार्ट होगा और उन्हीं का हम
उन्हीं से हम डेटा कलेक्ट करेंगे। तो इस मेथड को बोलेंगे हम सर्वे मेथड। अगर सिंपल वर्ड्स के अंदर समझा जाए, इसके अंदर हम हर किसी से नहीं करते, कुछ लोगों को चुन लेते हैं और उन लोगों को चुनने के बाद क्या करेंगे, हम उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, कंपनी के अंदर 500 कस्टमर का उन्होंने सर्वे कर लिया। वैसे तो 10,000 कस्टमर थे, बट उन्होंने 500 चुने और उन लोगों का क्या कर लिया, सर्वे कर लिया। या फिर इलेक्शन पोल जो होते हैं, इलेक्शन पोल्स के अंदर हर किसी से सवाल थोड़े पूछे जाते हैं, जो बाहर कुछ लोग होते हैं उन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होगा, टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगी, क्योंकि बहुत कम लोगों का करना है तो फास्टर होगा ये प्रोसेस और बहुत ज़्यादा चीपर होगा। प्रैक्टिकल है और बहुत ज़्यादा ईजी है, हम क्विकली इसे कर सकते हैं। और जब लार्ज पॉपुलेशन हो तो उसका भी एक छोटा पार्ट लेकर बहुत इजीली कर सकते हैं। बड़ी स्टडीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बड़ी है, जब उसके ऊपर सेंसस नहीं किया जा सकता, तब सर्वे मेथड बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो सैम्पलिंग एरर इसके अंदर ये डिसएडवांटेजेस आ गए कि सैम्पलिंग एरर इसके अंदर हो सकता है। जब हम सैम्पल अगर ठीक चूज़ ना करें तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो एक्यूरेट हो सकता है ना आए, में मिस डिटेल, और इसके अंदर हो सकता है डिटेल की कमी हो जाए। इसके अंदर हम सिर्फ जनरल ट्रेंड तो समझ सकते हैं, बट जितना डेटा हमें सेंसस के थ्रू समझ में आ सकता है वो इसके थ्रू समझ में नहीं आ सकता। तो डिफरेंस क्या आ गया सेंसस और सर्वे मेथड के अंदर, इसके अंदर जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो एंटायर पॉपुलेशन का किया जाता है, इसके अंदर सैंपल लिया जाता है। इसके अंदर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लो होती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसके अंदर टाइम नहीं लगता है। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसके अंदर सैंपल की क्वालिटी पर डिपेंड, अगर सैंपल की क्वालिटी अच्छी है तो एक्यूरेसी हाई होगी, वरना नहीं होगी। सैम्पलिंग एरर सेंसस में नहीं हो सकता, सर्वे में हो सकता है अगर सैंपल अच्छा नहीं लिया। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, सेंसन का जो नेशनल सेंसस होता है जो गवर्नमेंट कराती है, इंडियन गवर्नमेंट जो करती है हर 10 साल में, वो होगा हमारा सेंसस का एग्जाम्पल। सर्वे का एग्जाम्पल क्या होगा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन कर लिया हमने सिर्फ 500 यूज़र का, जबकि 10,000 या फिर लाखों यूज़र्स हो सकते हैं सिर्फ, बट उनमें से 500 यूज़र्स का हमने सर्वे कर लिया। अब व्हेन टू यूज़ विच मेथड, तो हमें कब कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा छोटी हो और मैनेजेबल हो तब तो हम सेंसस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन हो, टाइम और रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड हों तो हम सर्वे का इस्तेमाल करेंगे। जब हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होगी तब सेंसस मेथड इस्तेमाल करेंगे, और जब कोई डिसीजन मेकिंग की हमें ज़रूरत होगी तब हम सर्वे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब सैम्पलिंग क्या होती है। सैम्पलिंग का मतलब होता है हम फ्यू इंडिविजुअल चुन लेते हैं लार्ज ग्रुप से, पूरी पॉपुलेशन के अंदर से हम सैंपल चुन लेंगे जिनसे हम डेटा कलेक्ट करें और कंक्लूजन निकालें। तो दो टाइप की सैम्पलिंग टेक्निक हो सकती हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर हर पर्सन का पॉपुलेशन के अंदर इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का, ये क्योंकि रैंडम होता है और इसके अंदर जो होता है फेयर होगा और ये अनबायस्ड होगा। इसके अंदर हम रैंडमली किसी को भी चुन लेंगे जैसे प्रोबेबिलिटी के अंदर होता है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर अलग अलग टेक्निक आती है। सबसे पहले आती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। इसके अंदर क्या होता है, हर किसी का इक्वल चांस होता है चूज़ एन होने का। जैसे कि हमने पिकिंग नेम्स फ्रॉम अ हैट और यूजिंग अ रैंडम नंबर जनरेटर, ठीक है ना। जैसे कि हमने बहुत सारी पर्चियाँ मिला दी और उसके अंदर से निकाल लिया, तो हर किसी का इक्वल चांस है। तो ये हो गई सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या हो गई, सिलेक्टिंग एवरी केथ पर्सन फ्रॉम अ लिस्ट, यानी हमने 1000 लोग हैं तो 1000 में से हर 10वें इंसान को बुला लिया, यानी 1 से लेकर 10 तक जो भी 10th पर्सन है वो आएगा, फिर 20वां पर्सन आएगा, फिर 30th पर्सन आएगा। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होती है। और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, पॉपुलेशन को इसके अंदर हम सब ग्रुप्स में बांट देते हैं जिसको बोलते हैं हम स्ट्रेटा, और उसके अंदर से हम रैंडम किसी को भी चूज़ कर लेते हैं। यानी कि हमने एम्प्लॉयज़ को उनके डिपार्टमेंट के हिसाब से बांट दिया और हर डिपार्टमेंट के अंदर से थोड़े थोड़े ग्रुप्स को हमने चूज़ कर लिया। और क्लस्टर सैम्पलिंग होती है कि पॉपुलेशन को हम क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और उसके अंदर से जो क्लस्टर हैं उनको हम रैंडमली सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि हमने 3 रैंडम ब्रांच सिलेक्ट कर ली कंपनी की, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी क्लस्टर सैम्पलिंग। एडवांटेजेस क्या होते हैं हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, कि जो रिजल्ट आते हैं वो अनबायस्ड एंड एक्यूरेट आते हैं, और जो है होल पॉपुलेशन को हम जनरलाइज कर सकते हैं और इसके अंदर एरर के बहुत कम चांसेस होते हैं होने के। डिसएडवांटेजेस क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और इसके अंदर पूरी पॉपुलेशन की लिस्ट चाहिए होती है जो हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकती। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या आती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो होती है जिसके अंदर हर इंसान का इक्वल चांस नहीं होता सिलेक्ट होने का। इसके अंदर हम जजमेंट, कन्वीनियंस और अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम जिसको भी चूज़ करना होता है हम उसको चूज़ कर लेते हैं। ये नॉन रैंडम होती है और इसके अंदर बायसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अलग अलग टाइप की नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स हमारे सामने
नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक के अंदर आती है, सबसे पहले आती है हमारी कन्वीनियंस सैम्पलिंग, यानी कि हम इसके अंदर वो लोग चूज़ करते हैं जो मतलब इजी टू रीच हो, यानी जिनसे हमें कनेक्ट करना बहुत आसान हो, यानी कि हमें स्टूडेंट्स का सर्वे करना है तो जो हमारी क्लास के स्टूडेंट्स हैं हमने उन्हीं का सर्वे कर लिया। तो जिनके पास हमारी रीच सबसे ज़्यादा होती है उस चीज़ को हम बोलेंगे कन्वीनियंस सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग किसे बोलेंगे? इसके अंदर जो रिसर्चर हैं वो अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ खास लोगों को चुनते हैं, तो इस टाइप की नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को बोलते हैं हम जजमेंटल सैम्पलिंग। यानी कि एक्सपर्ट ने बिजनेस ओपिनियन के लिए एक सर्वे करा, मतलब एक्सपर्ट्स को हमने चुना बिजनेस ओपिनियन के सर्वे के लिए। स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग रिस्पोंडेंट रिफर अदर टू टेक द सर्वे, ठीक है। यूज़ ऑफ हिडन पॉपुलेशन लाइक ड्रग यूज़र्स, रेफ्यूजीज, के अंदर जितने भी हमारे ऐसे लोग होते हैं ना, ड्रग यूज़र और रेफ्यूजी वगैरह, उन टाइप के उन जैसे लोगों की सैम्पलिंग स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर आती है। कोटा सैम्पलिंग के अंदर होता है पॉपुलेशन डिवाइड इनटू ग्रुप एंड फिक्स नंबर फ्रॉम ईच ग्रुप इज सिलेक्टेड बट नॉट रैंडमली, यानी कि इसके अंदर हम पॉपुलेशन को ग्रुप के अंदर बांट देते हैं और हर ग्रुप के अंदर से एक फिक्स नंबर के लोगों को चूज़ किया जाता है, बट वो रैंडमली नहीं होता, जानकर किया जाता है। यानी कि हर ग्रुप के अंदर से 20 मेल चुन रहे हैं और हम 30 फीमेल चुन रहे हैं। तो ये हो गई क्वार्टा सैम्पलिंग। एडवांटेजेस क्या होते हैं? ये क्विक एंड चीप होता है सबसे पहली बात तो, और पॉपुलेशन लिस्ट इसके अंदर अवेलेबल जब नहीं होती तब वो ऐसे सिनेरियो के अंदर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा काम आती है। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? ये बाइस्ड हो सकता है, और जो होल पॉपुलेशन है उसके लिए ये चीज़ जनरलाइज नहीं हो सकती, क्योंकि हमने जानबूझकर अपने खुद वो चुने हैं जो जिनका हमें सर्वे करना था, ठीक है। और इसके अंदर सैम्पलिंग एरर के बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें नॉन प्रोबेबिलिटीज़ हैं, रैंडमली हमने कुछ भी नहीं चुना, हमने जानबूझकर उन लोगों को चुना है जिनका हम करना चाहते थे। कंपैरिजन टेबल देखें, इसके अंदर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर सिलेक्शन मेथड रैंडम होगा, इसके अंदर नॉन रैंडम। इसके अंदर हर किसी के पास इक्वल चांस होता है, इसके अंदर नहीं होता हर किसी के पास। बायस होने का खतरा बहुत कम होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम एंड कॉस्ट लगेगा, इसके अंदर कम टाइम एंड कॉस्ट लगेगा। और सूटेबल ये किस चीज़ के लिए है? कॉन्क्लूसिव रिसर्च के लिए सूटेबल है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए सूटेबल है। एग्जाम्पल क्या होगा? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होगा? कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। अब कब हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए? जब हमें एक्यूरेट और जनरलाइजेबल रिजल्ट चाहिए हो तब तो हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ करेंगे, और जब हमारे पास टाइम भी कम हो, पैसे भी कम हो और एक्सेस भी कम हो तब हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग चूज़ करेंगे। और जब हमें किसी रेयर या फिर स्पेसिफिक ग्रुप को स्टडी करना है तब हम स्नोबॉल या फिर जजमेंटल सैम्पलिंग यूज़ करेंगे। और जब हमें टेस्टिंग करनी है अर्ली आइडियाज़ की, ताकि हम किसी चीज़ का रफ़ एस्टिमेट बता सकें, तो रफ़ एस्टिमेट बनाने के लिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। अब सैम्पल साइज़ क्या होता है? सैम्पल साइज़ होता है नंबर ऑफ़ पीपल या फिर नंबर ऑफ़ आइटम सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के अंदर से हमने जितने भी लोग चुने उनको हम क्या बोलेंगे? सैम्पल साइज़ बोलेंगे, कि कितने लोगों को हमने अपने सर्वे के लिए चुना उस नंबर को हम बोलेंगे सैम्पल साइज़। सैम्पल साइज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अ लार्ज इनफ सैम्पल गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट। जब हमारे पास इनफ सैम्पल होंगे तो हमारे जो रिज़ल्ट आएंगे वो कैसे आएंगे? एक्यूरेट आएंगे। और जब बहुत छोटा सैम्पल होगा तो इस वजह से रॉन्ग कॉन्क्लूजन भी आ सकता है, हमारे गलत डिसीजन भी आ सकते हैं। जब बड़ा सैंपल होगा तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, और जब कुछ बहुत ज़्यादा ही बड़ा सैंपल होगा तो उससे क्या होगा? टाइम भी वेस्ट होगा और मनी भी वेस्ट होगा। जब सैंपल ही बहुत बड़ा होगा तो किस बात का सैंपल? इससे अच्छा हम तो पूरी पॉपुलेशन का ना कर लेते। तो सैंपल साइज़ का राइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैक्टर क्या क्या हैं जो सैम्पल साइज़ को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले तो पॉपुलेशन साइज़, जितने नंबर ऑफ़ पीपल हमारे एक्चुअल पॉपुलेशन साइज़ हैं हम उसी के हिसाब से अपना सैंपल क्रिएट करते हैं। दूसरा, मार्जिन ऑफ एरर, एक्सेप्टेबल डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल रिजल्ट एंड ट्रू पॉपुलेशन रिजल्ट, यानी कि सैम्पल रिजल्ट और ट्रू पॉपुलेशन के रिजल्ट के बीच का जो एक्सेप्टेबल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिन ऑफ एरर। ये ±5% के अराउंड होता है। और कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है कि हमने जो सैंपल चूज़ करा है हम उस सैंपल को लेकर कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। 90% कॉन्फिडेंट है, 95% कॉन्फिडेंट है, 99% कॉन्फिडेंट है, हम कितने कॉन्फिडेंट हैं उस चीज़ को लेकर। वेरिएबिलिटी और पॉपुलेशन क्या होता है? हाउ मच पीपल रिस्पॉन्स डिफर, मोर डिफरेंस लार्ज इज इक्वल टू लार्ज सैंपल नीड। अगर हर किसी के जवाब जो है हमें अलग अलग दिख रहे हैं तो तब हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? हमें और ज़्यादा बड़ा सैंपल चूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। अब अलग अलग टाइप के सैम्पलिंग मेथड होते हैं, जैसे रैंडम सैम्पलिंग के लिए हमें एक लार्जर सैंपल
चाहिए जजमेंटल कन्वीनियंस के लिए स्मॉलर वन भी चलेगा। तो ये चीज़ टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये दे रखा है कॉमन सैंपल साइज़ दे रखा है लार्ज पॉपुलेशन के लिए। लार्ज पॉपुलेशन के लिए 270 से जब 300 तक के बीच में लोगों तो कॉन्फिडेंस लेवल 90% होना ज़रूरी है और मार्जिन ऑफ एरर तो सबके अंदर ये सेम ही रहेगा। और 380 से 400 की पॉपुलेशन के लिए 95, 620 से 650 तक 99%। तो ये जो नंबर हैं ये तब भी वर्क करेंगे अगर हमारी पॉपुलेशन 10,000 से अबव होगी, ठीक है। तो फॉर्मूलेशन यहाँ पर अब इनके निकालने के फार्मूला दे रखे हैं। जब पॉपुलेशन लार्ज है या फिर अननोन है तो हम इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। n = z² मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय q अपॉन में e²। n का मतलब है कि हमारा रिक्वायर्ड सैम्पल साइज़ क्या है, z का मतलब है z स्कोर यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, 90% है, 95% है, 99% है। जब 90% होगा तो वैल्यू लेंगे 1.64, 95% होगा तो 1.96, 99% होगा तो 2.58 ली जाएगी z की वैल्यू। और p क्या होता है हमारा एस्टिमेटेड प्रोपोर्शन कितना है। अगर नहीं पता तो हमेशा हम इसकी वैल्यू कितनी रख देते हैं 0.5। और q कैसे निकलेगा 1 - p। अगर नहीं पता ये भी तो 1 - 0.5 करके यानी कि 0.5 ही निकल जाएगा। e क्या होता है हमारा मार्जिन ऑफ एरर, ये ज़्यादातर 0.05% ही रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा 95% कॉन्फिडेंस लेवल दे रखा है, मार्जिन ऑफ एरर दे रखा है 5%, पी की वैल्यू दे रखी है हमारी 0.5। तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर जेड वैल्यू क्या होगी हमारी 1.96। तो हमारा जब हम इसको इस फार्मूला के अंदर रखकर सॉल्व करेंगे z² मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय q अपॉन e², ठीक है ना। z मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय q बाय e², ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे z की जगह 1.96 मल्टीप्लाई बाय p कितना हो गया 0.5 और q भी कितना हो गया हमारा 0.5। ये भी 1 - 0.5 तो 0.5 ही होगा अपॉन में e² यानी कि 0.05 का स्क्वायर। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा अराउंड 385 ही आ जाएगा। आप कैलकुलेटर लेकर बैठे हुए हैं तो आपका साइज़ यही आएगा। और जब स्मॉल पॉपुलेशन होगी 10,000 से कम की होगी तो हम ये फार्मूला लगाएंगे n/1 + n-1/n। यहाँ पर n का मतलब है सैम्पल साइज़ और कैपिटल N का मतलब है टोटल पॉपुलेशन। अब हमें दे रखा है n का साइज़ दे रखा है 385 और एक्चुअल पॉपुलेशन दे रखी है 185। तो इसके अंदर हम ये पुट कर देंगे 385 अपॉन 1 + 385 - 1 बाय 10,000। तो ये कुछ सॉल्व करके आपका आंसर 278 के अराउंड ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 385, 1 + 384 हो जाएगा, ये 384 डिवाइडेड बाय 1000 तो ये हो जाएगा 0.384। तो 1 में से 0.384 माइनस करके 385 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 278। तो राइट सैम्पल साइज़ चूज़ करने के लिए टिप्स क्या होती है, जब लार्ज सर्वे करना हो तो हम ये सब फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं और जब स्मॉल स्केल करना हो तो हम ये नीचे वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स भी आते हैं, ठीक है, जिनका हम यूज़ करके ये सैम्पल साइज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक करेक्ट सैम्पल साइज़ हमें क्या बताता है, ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट और हमारा टाइम और मनी दोनों बचाता है और एरर एंड बाइस से हमें ये चीज़ बचाती है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसको भी नोट परचेज करने हैं नीचे टेलीग्राम की लिंक है फॉर द ₹150 आप जाकर खरीद सकते हैं। और अब की बार हम करते हैं कुछ चैलेंज सेट। बिजनेस रिसर्च मेथडोलॉजी सब्जेक्ट के पूरा होने से पहले टारगेट रखते हैं 2 के सब्सक्राइबर का। आई होप आप लोग करा देंगे, अभी करंटली है 1.3 के। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो आने तक हम कितना करीब पहुंचते हैं अपने चैलेंज के। तो अभी ऑलरेडी 700 के करीब हमारे सब्सक्राइबर बचे हैं होने को, तो प्लीज़ करा दें आप लोग। मैं वेट कर रहा हूँ 2 के होने का और नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक देखते हैं कि कितने हमारे सब्सक्राइबर हो जाते हैं।